गुड मॉर्निंग। डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। कल के लेक्चर में हमने बीए ऑनर्स पार्ट 2 बायो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए जैव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में बात की थी, या जैव भूगोल के अध्ययन के उद्देश्य के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से हम इसके अंतर्गत जैविक विश्व का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं और जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। अगर हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो जैव भूगोल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो उद्देश्य है वो है पृथ्वी पर जो जैव ऊर्जा चक्र और आहार श्रृंखला का अध्ययन करना। इस बिंदु को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जैव ऊर्जा चक्र और आहार श्रृंखला क्या होती है। हम ये मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवों और वनस्पतियों के विकास के लिए अधिकांश तत्व उपलब्ध रहते हैं और उनके उपभोग के द्वारा ही पृथ्वी पर एक संतुलन कायम रहता है। किस प्रकार से संतुलन कायम रहता है कि पृथ्वी पर जितना भी जैविक तत्व हैं उनको विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन ग्रहण करके ही वो विकसित होते हैं, स्वयं भी विकसित होते हैं, अपनी संख्या भी बढ़ाते हैं, अपने विस्तार को भी बढ़ाते हैं। और ये जो आहार श्रृंखला है ये जैसे पोषण स्तर के आधार पर चलती है। ये एक इस प्रकार का सिस्टम है कि एक चक्र के रूप में हम इसको पूरा करते हैं और हमारे पारिस्थितिक तंत्र में ये चक्र इस प्रकार से चलता रहता है कि सभी जीवों को भोजन की, ऊष्मा की, ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होती रहती है और वो आवश्यकता पूरी होने के साथ ही वो विकसित होते रहते हैं। और ये जो जैव ऊर्जा है, चक्र है और आहार श्रृंखला है, ये एक इनका जो फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार का फॉर्मेट होता है कि एक दूसरे पे ये डिपेंड भी करते हैं और एक दूसरे के सहयोग से आगे चलते हैं। तो जो हमारी फूड हैबिट्स होती है या हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी प्रकार के जीव होते हैं उनकी जो फूड हैबिट्स होती है उसमें भी एक संतुलन कायम रहता है। आप ये देखिए कि अगर पृथ्वी पर सभी जीव शाकाहारी हो जाएं तो भी पृथ्वी पर एक समस्या हो जाएगी, आहार श्रृंखला हमारी कोलैप्स हो जाएगी। और अगर सभी जीव मांसाहारी हो जाएं तब भी एक प्रकार की अव्यवस्था सी फैल जाएगी और हमारा जो पोषण स्तर है, जो आहार श्रृंखला है, उनका जो वर्किंग है वो वर्किंग या उनका जो सिस्टम है वो सिस्टम बदल जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनमें इस प्रकार का एक संतुलन कायम रहता है। सबकी फूड हैबिट्स अलग अलग होती हैं, परंतु वो अलग अलग फूड हैबिट्स जो है वो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बिल्कुल अनुकूल होती है। एक सी फूड हैबिट्स के साथ अगर हम चलेंगे तो हमें एक अलग ही प्रकार के क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। तो जैव भूगोल का एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र या महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम आहार श्रृंखला का अध्ययन करें, क्योंकि उसके आधार पर हमें ये समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से जीवों या इन सभी प्रजातियों का विकास और भोजन संतुलन कायम रहता है। उसके बाद आते हैं हम अगले पॉइंट पे, जिसमें हम ये देखते हैं कि जैव भूगोल के विषय क्षेत्र में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है, वो है पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन। ये पारिस्थितिक तंत्र क्या है? हमारे चारों ओर जितने भी जैविक पदार्थ हैं उनका व्यवहार, उनका एक्शन, उनका विकास, उनका विस्तार, ये सारा जो सिस्टम है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक बहुत अच्छे सिस्टम की तरह सारा पारिस्थितिक तंत्र जो है वो फ्लो कर रहा है। फ्लो करने का मतलब क्या है कि उसका अस्तित्व बना हुआ है। तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में अनेक प्रकार के जीव और वनस्पति पाए जाते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये बहुत
अलग अलग प्रकार से संघर्ष करते हैं। देखिए, ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें कोई एक प्रजाति डोमिनेट नहीं करती है। इस पारिस्थितिक तंत्र में असंख्य प्रजातियां रहती हैं, तो वो एक दूसरे पे प्रभाव भी डालती हैं। उनका किसी भी चीज़ के प्रभाव से मुक्त होना संभव ही नहीं है। हम किसी भी वातावरण में रहें, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे को पूरा गवर्न करता है। क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या एक्शंस हैं, देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो जोग्राफिकल एनवायरनमेंट है या इकोसिस्टम है, उसी से गवर्न होती हैं। हम प्रकृति के प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। इसी प्रकार सभी जीव जो हैं वो ये प्रकृति के प्रभाव में ही रहते हैं। अब इस प्रकृति के प्रभाव में रहते हैं, संघर्ष करते हैं। जो ज़्यादा सहनशील होते हैं वो जल्दी अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, अपने क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। पर जो कंपैरेटिवली डेलिकेट हैं या जिसमें टॉलरेंस कम है, वो उतनी मात्रा में विकास नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी प्रकार के जीव हैं, उनको 3 प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। पहला संघर्ष होता है, वो होता है अपनी ही जाति से संघर्ष। दूसरा होता है अन्य जातियों से संघर्ष, और तीसरा होता है प्रकृति से संघर्ष। ये संघर्ष क्या है? देखिए, हमारी पृथ्वी पर जितनी भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हमें मिले हुए हैं, वो एक लिमिटेड मात्रा में मिले हुए हैं। कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड नहीं होने की वजह से हम उसको पाने के लिए सभी प्रजातियां संघर्ष करती हैं। तो उनका पहला संघर्ष जो होता है वो अपनी ही जाति से या अपने ही परिवार से होता है। उस परिवार के पास जितना इनपुट है, हर प्राणी, हर जीव ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से मैं ले लूँ। तो ऐसे में उसका पहला संघर्ष क्या होता है? अपने ही परिवार और अपने ही जाति से। फिर दूसरा संघर्ष उसका जो होता है वो अन्य जातियों से होता है, क्योंकि जो भोजन या रिसोर्स उसको अवेलेबल है पर्यावरण में, वो दूसरी जातियां भी उन्हीं को उपभोग करती हैं। तो उसको अपने परिवार के अतिरिक्त दूसरी जातियों से भी उस भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब तीसरे संघर्ष पे आते हैं हम, प्रकृति से संघर्ष। ये प्रकृति से संघर्ष क्या है? हमें जिस प्रकृति में हम निवास करते हैं उससे निरंतर संघर्ष करना पड़ता रहता है। कैसे संघर्ष करना पड़ता है? सर्दी में हम सर्दी से संघर्ष करते हैं, गर्मी में हम अधिक तापमान से संघर्ष करते हैं, बारिश में हमारा संघर्ष अलग टाइप का हो जाता है। कई बार बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हमारे ऊपर आ जाती हैं और हम उनसे संघर्ष करते हैं। और हम क्यों अपना अस्तित्व बनाए रख पा रहे हैं? क्योंकि हम इन तीनों संघर्षों से का सामना कर लेते हैं। अगर हम इन संघर्षों का सामना नहीं कर पाए तो क्या होगा? हम विलुप्त हो जाएंगे, या जो प्रजाति इन तीनों संघर्षों का सामना नहीं कर पाएगी उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। उसकी संख्या कम होने लग जाएगी, उसका क्षेत्र जो है, उसका निवास स्थान जो है वो श्रिंक होता जाएगा, कम होता जाएगा, और धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां आएगी कि वो प्रजाति अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम नहीं रहेगी। वो इतनी केपेबल नहीं होगी कि वो इन सब संघर्षों का सामना कर सके। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो विलुप्त हो जाएगी। तो ये जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें किसी भी प्रजाति को, चाहे वो वनस्पति की हो चाहे वो जीवों की हो, इसे इन तीनों प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है। और इस संघर्ष में क्या होता है? जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो विजयी होता है। हम कहते हैं ना, माइट इज़ राइट, तो वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये वाला सिस्टम मानव प्रजाति में ही नहीं, हम सभी प्रकार की प्रजातियों में देखने को मिलता है। या दूसरी बात हम कहते हैं, जिस प्रजाति में सहन शक्ति अधिक है वो प्रजाति
अधिक से अधिक विकास करती है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में कैपेबल होती है। और उस कैपेबिलिटी की वजह से क्या होता है कि वो किसी भी प्रकार की सिचुएशन में अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। तो इसलिए हम ये पारिस्थितिक तंत्र का जो अध्ययन करते हैं, जीवों और वनस्पति के संघर्षों का जो अध्ययन करते हैं, वो जैव भूगोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारा पूरा जो पारिस्थितिक संतुलन है वो इसी पर कायम है। और एक अच्छी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? जिसमें अधिक से अधिक जैविक प्रजातियां मिलती हों, अर्थात जिसमें बायोडाइवर्सिटी जितनी अधिक होगी वो क्षेत्र उतना ही रिच माना जाएगा। और जब जितनी ज़्यादा प्रजातियां होंगी वहाँ संघर्ष की स्थिति भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या है कि ये संघर्ष जो है, इसके लिए हम जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उतना ही हम विकसित होंगे, अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बायोज्योग्राफी के अध्ययन के लिए। अगले लेक्चर्स में हम आगे के पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।